बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस, मतलब हर लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से, स्टारडम के लिहाज से, और उसकी जो लेगेसी है उसके लिहाज से, तो हर तरह से आप देखें तो यशराज फिल्म्स जो है बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस ठहरता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी स्थितियां जो हैं दिन पर दिन लगातार बिगड़ती गई हैं, कंटेंट के मामले में बिगड़ती गई हैं। सितारों को भी हम देख रहे हैं कि उनका भी मोह भंग हो गया है, और सबसे बड़ी चीज़ कि दर्शक इससे अब काफ़ी दूर नजर आते हैं। यशराज फिल्म्स की फिल्म किसी ज़माने में कोई आया करती थी तो लोग इंतज़ार किया करते थे कि अरे यशराज फिल्म्स की फिल्म आ रही है और इसको तो ज़रूर देखना है। और उस वक्त कुछ चीज़ें इस तरह की थी भी, सिनेमा का कंटेंट उनके ऐसा हुआ करता था कि लोग देखने जाते थे, एंटरटेन होते थे। मगर वो ज़माना अलग था। आज की तरह जिस तरह से एक तो फिल्में बदल गई हैं, और उसके बाद में दर्शकों का स्वाद बदलने के साथ साथ ये जो OTT आया है, इसने बहुत सारा खेल जो है वो बिगाड़ दिया है। तो यशराज फिल्म्स आज की डेट में हमको लगातार लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप हाल फिलहाल के कुछ वर्षों की बात करें और पिछली कुछ फिल्मों को देखें यशराज फिल्म्स की, तो आपको पता चलेगा कि दर्शकों की नब्ज़ पर इसका जो हाथ है वो कमज़ोर पड़ गया है। दर्शकों की नब्ज़ पड़ना, ऐसा लगता है कि कहीं ये प्रोडक्शन हाउस जो है अब भूल गया है। और बात सिर्फ यही नहीं है कि फिल्में जो हैं बॉक्स ऑफिस पर आई हैं पिछले समय में, उनका क्या हुआ, बल्कि स्थिति ये है कि जो आने वाली फिल्मों की खबरें हैं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। हाल ही में मर्दानी 3 यशराज फिल्म्स की आई। रानी मुखर्जी जो यशराज फिल्म्स के सर्वे शर्मा हैं, आदित्य चोपड़ा उनकी पत्नी, और इस फिल्म को ज़बरदस्त रूप से प्रमोट किया गया फिल्म इंडस्ट्री में। आमतौर पर तो ये देखते हैं कि भाई यशराज फिल्म्स जो है, फिल्म आती तो कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देता है इनकी फिल्मों से, न डायरेक्टर न एक्टर, और ये बड़ा मीडिया से दूरी बना के भी रखते हैं और काफ़ी हद तक चीज़ों को डिक्टेट करते हैं। लेकिन इस बार रानी मुखर्जी की फिल्म आई तो आपने देखा होगा कि पूरी तरह से मामला सरेंडर था। मीडिया में बातचीत करना, रानी मुखर्जी को 30 साल इंडस्ट्री में पूरे हो गए तो स्पेशली उसके लिए यशराज स्टूडियोज़ के अंदर जो है एक कार्यक्रम करना। फिल्म की रिलीज़ के बाद भी रानी जो है तमाम इंटरव्यूज़ देती रहीं, कपिल शर्मा के शो पर वो अकेली गईं। तो ये दिखा कि यशराज कहीं ना कहीं प्रेशर में है और वो अपनी फिल्म को ज़बरदस्त रूप से प्रमोट कर रहा है, रानी मुखर्जी को प्रमोट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये फिल्म, आप इसका जो नतीजा दिख रहा है सामने, इस फिल्म ने अंडर परफॉर्म किया है। अब ये भले ही ना कहें कि फिल्म फ्लॉप हो गई है, लेकिन कम से कम जो उसकी उम्मीदें थी प्रोडक्शन हाउस की, उससे ये कहीं ना कहीं बहुत कम है। अब ये अलग बात है कि बॉलीवुड में तो फ्लॉप फिल्मों का भी जश्न मना लिया जाता है दिखाने के लिए। फिल्म रिलीज होके 2 दिन नहीं होते हैं और थिएटर खाली पड़े होते हैं, कौवे उड़ रहे होते हैं, और खबरें और वीडियो आ जाते हैं कि भाई प्रोड्यूसर जो है इसकी जो है सक्सेस पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़, तो रानी मुखर्जी की इस फिल्म की भी सक्सेस पार्टी हो गई है। आपने पिछले दिनों खबरें देखी होंगी, तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की उम्मीदों के मुताबिक जो है खरी नहीं उतरी। फिल्म ने अंडर परफॉर्म किया है। वो जो भी हो, खैर अब चलिए, अब क्योंकि मर्दानी 3 और फिल्म ख़त्म होते होते ये संकेत दे दिए कि भाई 4 भी आ सकती है, तो अब ये जब आएगी तब देखा जाएगा। लेकिन इससे पहले वार 2 जैसी फिल्म यशराज फिल्म्स की फ्लॉप हुई। अगर पिछले 2023 में पठान को छोड़ दें, शाहरुख खान वाली, और लास्ट ईयर जो एक सरप्राइज हिट कह लीजिए, ब्लॉकबस्टर कह लीजिए, सैयारा, नए चेहरों के बावजूद, इन 2 फिल्मों को छोड़ दें तो आप पाएंगे कि खास तौर पे 2017 से लेकर अभी, अब 9 साल हो रहे हैं, अगले साल 10 साल होने आएंगे, इन गिनती की 2 फिल्मों को छोड़ दें और बीच में एकाध इक्का दुक्का कोई और फिल्म जो होगी जिसने थोड़ा सा एवरेज या थोड़ा कमा के दे दिया होगा इस प्रोडक्शन हाउस को, सारी फिल्में जो हैं कतार से जो हैं फ्लॉप रही हैं, डिजास्टर रही हैं। दर्शकों ने उनमें कोई रुचि नहीं ली है। और यशराज फिल्म्स की ये कहानी यहाँ से नहीं, ये साल 2012-13 से जो है वो चीज़ें शुरू होती हैं। और आपको याद होगा कि यशराज फिल्म्स के जो संस्थापक थे यश चोपड़ा जी, 2012 में उनका निधन हुआ था। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंटेंट वाइज भी जो है काफ़ी परिवर्तन आए हैं। यशराज की जो फिल्में हैं उनमें पॉलिसीज़ जो हैं उनमें भी एज ए जर्नलिस्ट हम महसूस करते हैं कि काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन वो कोरोना के बाद में तो स्थितियां जो हैं बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अंडर परफॉर्म किया है मर्दानी 3 ने, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी खबरें यशराज फिल्म्स की निकल कर आई हैं जिसको कि आप कह सकते हैं कि वो नेगेटिव हैं। अब वो कहाँ से आ रही, क्यों आ रही, वो ईश्वर जाने।
लेकिन मीडिया में खबरें आ रही है, सोशल मीडिया में चर्चाएं चल रही हैं। इसमें 3 खबरें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली खबर जो है, जो इंपॉर्टेंट है इस मामले में यशराज फिल्म्स की, स्पाई यूनिवर्स इसका जो है वो एक ब्रांड बन चुका था, लेकिन वार 2 और उससे पहले टाइगर 3 ने जिस तरह से परफॉर्म किया, जिसको कि टाइगर 3 ने तो अंडर परफॉर्म किया, वार 2 जो है उसको दर्शकों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। फिल्म फ्लॉप हो गई, ऋतिक रोशन के होने के बावजूद, जो कि वार पहली वाली थी उसके भी हीरो थे। तो खैर इन दो फिल्मों से बड़ा झटका लगा। अब यही वजह है कि इस स्पाई सीरीज की जो नेक्स्ट फिल्म, जिससे कि आदित्य चोपड़ा जो है एक नई ब्रांच शुरू करना चाहते थे स्पाई फिल्मों की अपनी सीरीज में, कि फीमेल लीड को लेकर आए और आलिया भट्ट और शर्वरी बाग के साथ में उन्होंने अल्फा बनाई। अब जिस तरह से इन फिल्मों ने परफॉर्म किया है, जैसे वार 2 फ्लॉप हुई है, टाइगर 3 ने अंडर परफॉर्म किया और लोगों ने ज़बरदस्त क्रिटिसाइज किया यशराज फिल्म्स की ये जो स्पाई फिल्में होती हैं। उसकी वजह यह है कि इनके जासूस जो हैं वो पाकिस्तान से इश्क लड़ाते नज़र आते हैं, पाकिस्तान पर बड़े सॉफ्ट नज़र आते हैं। और इसी बीच जो पिछले साल धुरंधर आ गई, तो धुरंधर ने तो सारा व्याकरण ही बदल दिया। इंडो पाक फिल्मों का जो मामला है, जो ऐसी फिल्में जिनमें इन दोनों की कहानियाँ होती है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से लेकर जो है यहाँ इंडियन जो है स्पाई या एजेंट जाके वहाँ किस तरह से तबाही मचाते हैं। तो यशराज की फिल्म्स में बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट दिखता था स्पाई यूनिवर्स में, और धुरंधर ने मामला बदल दिया। तो यशराज फिल्म्स की टाइगर 3 का अंडर परफॉर्म करना, वो भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी, वार 2 का फ्लॉप हो जाना और इधर धुरंधर का आना, इसके बाद हिसाब किताब ये बना है कि अल्फा अब थिएटर में लगेगी कि नहीं लगेगी, ये आदित्य चोपड़ा से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि खबरें अब मीडिया में लगातार यही आ रही है कि जिस कमज़ोर ढंग से ये फिल्म बनी है, जी हाँ यही कहा जा रहा है, क्योंकि वार 2 में भी हमने देखा और टाइगर में भी देखा था, जो बहुत सारा ग्रीन पर शूट होना, कमज़ोर वीएफएक्स होना अभी तक ब्रांड के नाम पे चल रहा था। लेकिन धुरंधर में जिस तरह की फिल्म मेकिंग हुई और उसके बाद लोगों ने सबक पढ़ा दिए, सिखा दिए कि भाई सुनो, यशराज वालों से भी कहा बहुत खुल के सोशल मीडिया में, बॉलीवुड से तो कहा ही कहा, यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स ज़बरदस्त टारगेट पे आया और कहा कि भैया ऐसे फिल्म बनाई जाती है। जब धुरंधर जैसा एग्जाम्पल सामने है और लोग कह रहे हैं ऐसे फिल्म बनाई जाती है, तो वो जो अल्फा है उसका हाल कम ज़्यादा करके सभी यही अनुमान लगा रहे हैं कि जैसी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में बनती रही वो भी उसी तरह से बनी होगी। तो अब वो फिल्म जो है बड़ी डामाडोल स्थिति में है। उसके बाद में आलिया भट्ट का जो मार्केट है वो भी इधर ज़बरदस्त रूप से डाउन हुआ है। उनको जो उनकी होम प्रोडक्शन भी था और करण जौहर के साथ मिलकर जो उन्होंने फिल्म बनाई थी जिगरा, जिसमें उनको एक्शन हीरो या एक्शन एक्ट्रेस के रूप में बड़ा इस्टेब्लिश करने की कोशिश थी, ये तो फीमेल अमिताभ बच्चन है, औंधे मुँह गिरी बॉक्स ऑफिस पर और उसका इतना तगड़ा झटका लगा है आलिया भट्ट के मार्केट को। और वो झटका जो है यशराज फिल्म्स को भी इन दो स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों के फ्लॉप होने के साथ में, नाकाम होने के साथ में लगा कि अब आलिया भट्ट की ये फिल्म, जिससे कि वो बड़े सपने देख रही थी कि वो एक नेक्स्ट लेवल की सुपरस्टार हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं वो सारे सपने जो हैं वो टूटते बिखरते दिख रहे हैं। तो ये पूरी तरह से मार्केट में है कि आलिया भट्ट की ये फिल्म थिएटर्स में आने के चांसेस इसके बहुत कम है। और अब तो धुरंधर वापस रिलीज हो रही है 19 तारीख को, धुरंधर 2। तो ऐसे में कितना चांस होगा आलिया की फिल्म के थिएटर में आने का। अगर ये फिल्म थिएटर में नहीं आती है तो ये आलिया के लिए भी झटका रहेगा, कहीं ना कहीं यशराज फिल्म की प्रतिष्ठा जो है उसको भी इससे झटका लगेगा कि आपने एक फिल्म जो है वो थिएटर के लिए बनाई थी, लेकिन वो फिल्म आपको ओटीटी पर रिलीज़ करनी पड़ी, और अगर थिएटर में रिलीज़ की और नहीं चली तो भी नुकसान है। तो हर तरफ से जो अल्फा का मामला है जो बड़ा डामाडोल दिख रहा है। एक खबर तो ये बहुत जम के चल रही है कि आलिया भट्ट की जो फिल्म है स्पाई यूनिवर्स का जो एक नई ब्रांच जो है निकलने वाली है, फीमेल सेंट्रिक अल्फा, वो ओटीटी पर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, थिएटर के कम है। थिएटर में आती है तो चलेगी कि नहीं, उसके भी चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। तो एक खबर तो ये है। दूसरी यशराज फिल्म्स की चौंकाने वाली और झटका देने वाली खबर है, जब पठान हिट हुई थी, तो पठान में आप जानते हैं कि सलमान खान ने भी कैमियो किया था, टाइगर। उस फिल्म के हिट होने के बाद में खूब जम के इस बात का प्रचार हुआ कि आदित्य चोपड़ा जो हैं वो टाइगर वर्सेस पठान बनाएंगे, और बहुत एक्साइटेड थे शाहरुख के फैंस भी और सलमान के फैंस भी। और इस बात को लेकर में 23 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, मगर इस फिल्म का कहीं कोई अता पता नहीं था, मामला अता पता लापता था। तो अब ये अता पता लापता के बीच में एक खबर लास्ट वीक ये आई है कि इस फिल्म को भी एक तरीके से शेल्व कर दिया गया है, ये फिल्म जो है नहीं बनेगी।
और उसकी 2-3 वजह हैं। एक वजह तो यह है कि आपके पास बहुत मजबूत स्क्रिप्ट जो है वो होना चाहिए। तो अब वो मजबूत स्क्रिप्ट आए कहाँ से? अब स्क्रिप्ट में भी हम बात करेंगे कि यशराज फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स का कितना बुरा हाल है, आप पिछले 10 सालों में उठाकर देख लीजिए। तो स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट तो एकदम, और कहानी का डिपार्टमेंट तो बिल्कुल बैठ चुका है, भट्टा बैठ गया उसका, समझ लीजिए। इन्होंने पिछले दिनों मार्केट से स्क्रिप्ट और स्टोरी आइडिया मंगाए भी थे। सोशल मीडिया में बाकायदा कहा था कि राइटर्स हमको अपने आइडिया भेजें। अब कितने भेजे गए, कितने उसमें से इन्होंने चुने, क्या करेंगे क्या नहीं, उसका अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं। आई थिंक लास्ट सितंबर की बात है, और सितंबर से अब फरवरी भी आधे से ज़्यादा गुजर चुका है। तो उसको लेके किसी तरह की कोई सुगबुगाहट जो है वो नज़र नहीं आती। तो यशराज फिल्म्स का स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट, राइटिंग डिपार्टमेंट जो है वो खल्लास और ख़त्म जैसा लग रहा है। तो ऐसे में जब आप शाहरुख और सलमान को एक साथ लाने की बात करते हैं, तो क्या आपके पास उतनी मजबूत कहानी है, उतनी स्ट्रांग आपके पास स्क्रिप्ट है? तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा रीज़न जो है वो बजट है, कि जब सलमान और शाहरुख को लेकर फिल्म बनेगी तो वो 100-200 करोड़ में तो बनेगी नहीं। सलमान की फिल्में वैसे भी जो है 250-300 करोड़ बनती हैं, शाहरुख की भी फिल्मों का वही हाल है, 250-300 करोड़ का बजट ओवर भी हो जाती हैं। जब इन दोनों को लेके बनाएंगे तो फिर कितना बड़ा बजट चाहिए? 700 करोड़, 800 करोड़, वो सारी चीज़ें, क्या उसकी रिकवरी है? ये एक बड़ी समस्या है। तो बजट का एक इशू है। और जिस तरह से यशराज फिल्म्स पिछले कुछ समय में उसकी फिल्में जो फ्लॉप हो रही हैं, इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि वो इतने बड़े बजट की फिल्म आगे कोई प्रोड्यूस करे। जब तक कि 2-4 जो है पठान जैसी और सैयारा जैसी फिल्में बैक टू बैक नहीं दे पाता है, तब तक इस बात को लेकर बड़ा संदेह है कि यशराज फिल्म्स ऐसी 500-700 करोड़ की कोई फिल्म बनाएगा। तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न है, सलमान और शाहरुख को आप एक साथ लेके तो आ जाओगे, तो एक साथ जब लेके आएंगे तो इनकी फीस कौन देगा? सवाल ये भी है। और ये फीस नहीं लेंगे तो कई बार तो यही होता है कि 70%, 80% का जो है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग हमारा होगा। तो अगर इतना ही अगर इन लोगों को बांट दिया, एक आदमी कहते 50 मैं लूंगा, दूसरा कहेगा 50 मैं लूंगा, तो बनाने वाले को क्या बचेगा? या फिर अगर आप उनको बजट वाइज साइन भी करेंगे तो उनकी 150-150, 200 करोड़ रुपए की अगर फीस होगी, तो फिल्म के बजट के साथ वो फीस, तो कुल मिला के ये मामला कहीं से भी सेटल होता हुआ नहीं दिखता। तो इसीलिए पिछले 8-10 दिनों से लगातार ये खबर मीडिया में और सोशल मीडिया में है कि शाहरुख और सलमान को लेकर जो फिल्म बनने वाली थी, टाइगर वर्सेस पठान, वो अब जो है शेल्व हो चुकी है। तो ये एक झटका देने वाली खबर है। तीसरी एक और फिल्म यशराज की, जिसका कि पिछले 13 साल से इंतजार हो रहा है, पिछले 13 साल से जिसकी चर्चा हो रही है, धूम। धूम 3 आई थी 13 साल पहले। अब उसके बाद से कि धूम 4 कब बनेगी कब बनेगी, तो जब जब यशराज फिल्म्स का ग्राफ नीचे जाता रहता है, अचानक मार्केट में खबरें आ जाती कि अब धूम 4 बनेगी, अब जो है फलां एक्टर को लिया जाएगा। कभी रणवीर सिंह का नाम आ रहा है, कभी रणबीर कपूर का नाम आ रहा है। अभी सबसे ताज़ा मामला जो था वो रणबीर कपूर का। तो फिर अचानक ये खबर निकल आई कि भाई ऐसा है कि रणबीर कपूर को लेकर जो है धूम 4 बनने वाली है, और वहाँ फिल्म में जो हीरो होता है धूम में, बेसिकली वो विलेन होता है। अब रणवीर को लेके आदित्य चोपड़ा पहले ही शमशेरा जैसी फिल्म बना चुके हैं, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप रही थी, जबकि रणबीर कपूर उस फिल्म में डबल रोल में थे। अब रणवीर का ग्राफ तब और आज की डेट में बहुत अलग है। अब वो रामायण जैसी फिल्म कर रहे हैं, बंसाली के साथ वो लव एंड वॉर में नजर आएंगे। जब वो ये बड़ी फिल्में कर रहे हैं, तो यशराज के लिए क्या वो इतना समय निकाल पाएंगे कि धूम 4? पर जब निकाल पाएंगे वो तब की बात अलग है। अभी तो स्थिति यह है कि धूम 4 की स्क्रिप्ट ही कहीं रेडी नहीं है। तो ये जो खबर एक अचानक आई थी बीच में कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जैसे ही कुछ चीज़ें लड़खड़ाने लगती हैं, तो एकदम से धूम 4 का भूत प्रकट हो जाता है कि बस धूम 4 आएगी और सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ इधर मर्दानी के जैसे ही अंडर परफॉर्म करने की बात आई, तो धूम 4 एक बार फिर से सामने आ गया और कहा कि भाई रणबीर कपूर जो है वो इस फिल्म में नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद में बहुत जल्दी ये खबरें निकल के आ गई कि इसकी अभी तक तो कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं है। और ये भी बताया जाता है कि 13 साल में पिछले 8 या 9 बार स्क्रिप्ट जो है वो लिखी गई है धूम 4 को लेके, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने हर स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया है, हर आइडिया को खारिज कर दिया है। और धूम 4 कोई सस्ती फिल्म तो बनेगी नहीं। फिर वही बात है। अब मैं बार बार बजट की बात आपसे क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ कि यशराज फिल्म्स और राकेश रोशन, ये लोग मिलकर क्रिश 4 बनाने वाले थे, क्रिश 3 बनाने वाले, 3 या 4, जो भी क्रिश का जो नेक्स्ट जो भी एपिसोड है, तो वो बनाने वाले थे। तो क्योंकि रोशंस को इसमें 500 करोड़ का बजट चाहिए और उनकी भी स्थिति इतनी बड़ी ऐसी नहीं है
कि वो इतने बड़े बजट की फिल्म को बना सकें। तो वो मार्केट में पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो यशराज फिल्म के साथ उनकी बात हुई और फिर ये कहा गया कि हम मिलकर फिल्म बनाएंगे। पिछले साल अनाउंस भी हो गया और कहा गया कि ऋतिक रोशन इस फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगे, क्योंकि राकेश रोशन ने तो कहा कि भाई अब उम्र हो गई है और अब जो है एक तरीके से उन्होंने संन्यास ले लिया फिल्म के निर्देशन से। तो ऋतिक रोशन ने बागडोर संभाल ली। ठीक है, अनाउंस हो गया, सारी बातें हो रही थी और खूब ये हुआ कि अच्छा ऋतिक की पहली फिल्म होगी एज ए डायरेक्टर और इतनी बड़ी फिल्म करेंगे। मगर फिर से 8-10 दिन पहले ये खबर आती है कि इस फिल्म का बजट 500 550 करोड़ रुपए की जो है ज़रूरत पड़ेगी और यशराज फिल्म्स इतना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसको नहीं लगता है कि इतने बड़े बजट की फिल्म इसे होना चाहिए। तो खबरों में ये कहा गया कि भाई आदित्य चोपड़ा ने ऋतिक रोशन से कहा है कि हम फिल्म तो बना सकते हैं, लेकिन इसका बजट जो है 300 350 करोड़ की रेंज में रहे। अब ऋतिक रोशन फिल्म के डायरेक्टर होंगे और डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, सिर्फ कहने के लिए होता है। बॉलीवुड की फिल्मों में अब कहीं वो कैप्टन ऑफ द शिप बचा नहीं है, और ख़ास तौर पे जब ये सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, यहाँ तो डायरेक्टर की बिल्कुल ही नहीं चलती है। इनकी फ्लॉप फिल्में आपको ये बता रही हैं। तो चलिए ठीक है, मान लेंगे कि ऋतिक रोशन कैप्टन ऑफ द शिप होंगे, चेहरा भी उन्हीं का होगा, लेकिन आदित्य चोपड़ा जो खबरें कह रही है वो इतना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। और बात सही भी है कि क्या आज की तारीख में ऋतिक रोशन की कोई फिल्म 500 करोड़ में बनती तो क्या उसकी रिकवरी होगी? ऋतिक रोशन की वार 2 पिट गई, विक्रम वेदा जैसी फिल्म में वो आए थे वो पिट गई थी, फाइटर में वो आए थे उसका बुरा हाल हो गया था, लोग थिएटर में देखने ही नहीं गए। तो उसके डायरेक्टर ने कहा कि अरे क्योंकि फाइटर में हवाई जहाज़ों की कहानी है, इस देश की जनता जो है मतलब एक बड़ी संख्या ऐसी है 50% या 70% जिसने कभी हवाई जहाज ही नहीं देखा, तो फाइटर को क्या समझी। ऋतिक रोशन पुरानी खा रहे हैं, पुराने नाम की खा रहे हैं, नया कुछ अब उनका जो मामला नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जब उनकी बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हैं, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हैं, तो कैसे आदित्य चोपड़ा जो है वो भरोसा कर लें कि ऋतिक रोशन को लेके 500 करोड़ की फिल्म बनाएंगे और उस फिल्म की रिकवरी भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब आदित्य चोपड़ा की कंपनी जो है इस बात को लेके बहुत सजग है कि भाई बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, बजट को जो है लिमिटेड बनाना है, बजट को कंट्रोल करना है, या फिर सैयारा जैसी लॉटरी खुल जाए, 2 नए बच्चों को लो और एक बढ़िया सा म्यूजिकल बनाओ, चल गई तो चल गई, या मार्केटिंग के दांव लग गए तो लग गए। तो ये स्थिति जो है अब आकर हो चुकी है। तो यशराज फिल्म्स जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो ठीक, लेकिन अब जो आने वाली फिल्मों का हाल है, मैं इनका पहले वही आपको बता दूं कि क्या स्थिति अब हो चुकी है कि मार्केट में ये सारी खबरें चल रही। अब उनकी अगली फिल्म क्या होगी, कैसी होगी, वो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन लड़खड़ाते हुए पूरी तरह से नजर आ रहा है बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस, जिसकी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। हर बॉलीवुड एक्टर जिनके साथ काम करना चाहता था, एक्टर जो लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस होते थे, एक वक्त उनको लगता था कि अगर यशराज की फिल्म हमने साइन कर ली तो हमारे जीवन का उद्धार हो गया, हमारे करियर का कल्याण हो गया, इनकी फिल्म साइन करने के बाद में हमको पीछे मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं। मगर अब ऐसा नहीं है। अब स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है बहुत बदल चुकी हैं। जिन नए नए लोगों को इन्होंने लॉन्च किया यशराज ने, जिनका काम ये देखा करते थे, जिनकी मार्केटिंग देखा करते थे, जिनका पीआर देखा करते थे, जिनके मैनेजर ये हुआ करते थे, तमाम लोग इनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो दिखाई देती है। अब आप ये देखिए कि जैसा मैंने कहा कि साल 2012 में यश चोपड़ा साहब गुजर गए थे, तब तक तो भी चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनके गुजरने के 4-5 साल के बाद से स्थितियां जो हैं बहुत लड़खड़ाने लगी। कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो साल 2010 का दशक था, जिसमें शाहरुख खान है, सैफ अली खान है, आमिर खान है, सलमान है, जॉन अब्राहम है, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा, ये उस वक्त की जो एक सीनियर लीग थी। यशराज फिल्म्स इनके साथ फिल्में बना रहा था, कुछ चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। और यही 2010 का जो दशक था, इसके ख़त्म होते होते यशराज फिल्म्स ने बड़ी समझदारी का काम किया था कि यंग ब्लड को भी अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। उनके साथ भी वो फिल्में बना रहा था। और इसमें कौन थे? इसमें आप देखिए रणवीर सिंह के साथ ये फिल्म बना रहे थे, आयुष्मान खुराना के साथ इन्होंने फिल्में बनाई, उसके अलावा इन्होंने भूमि पेडनेकर जैसी एक्ट्रेस को लॉन्च किया, अनुष्का शर्मा है, सोनम कपूर के साथ भी काम किया। मतलब नई नई चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, समय के साथ चीज़ें बदल रही थी। तो ये बड़ा ठीक ठाक मामला चल रहा था कि जो सीनियर स्टार्स हैं, जिनका मार्केट जमा हुआ है, जिनके बारे में ये है कि हाँ इनके होने से फिल्में चलती, उनके साथ भी बन रही थी फिल्में और नए लोगों को भी लिया जा रहा था। तो मामला बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि चलिए मिक्स है दोनों का और फिल्में
चल रही हैं। और नए लोगों के साथ भी जैसे मैंने कहा कि काम कर ही रहे थे, और नए लोगों के साथ जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, वहीं से चीज़ें जो है थोड़ा-सा ज़्यादा गड़बड़ाई। क्योंकि वहाँ से नई जनरेशन के साथ तालमेल मिलाना, नई जनरेशन के हिसाब से फ़िल्मों को सिलेक्ट करना, ये थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल होता चला गया, और चीज़ें कहीं न कहीं जो है वो गड़बड़ाने लगी। हालाँकि जैसे उसी दौर में जैसे बैंड बाजा बारात, ये अच्छी फ़िल्म थी, चली। इसी दौरान स्पाई यूनिवर्स भी आया, टाइगर भी आया, तो धूम 3 भी उस वक़्त चली, सलमान की सुल्तान वहाँ चली, टाइगर सीरीज़ की दोनों फ़िल्में, एक था टाइगर और टाइगर ज़िंदा है चली, वार जैसी फ़िल्म आई। तो ये साल 2000 का जो दशक था, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन इसी दौरान जो है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फ़िल्म भी इनकी बड़ी फ्लॉप हुई। तो ये चीज़ें हो रही। इसी दौरान इन्होंने मर्दानी भी शुरू किया, तो मर्दानी पहली फ़िल्म अच्छी थी। एक्सपेरिमेंट और जमे हुए के बीच में ये बड़ा एक अच्छा बैलेंस चल रहा था, और बड़े बजट की फ़िल्में भी बन रही थी, वो रिकवरी भी कर रही थी। लेकिन ख़ास तौर पे जैसे ही पोस्ट कोविड पीरियड आया, तो पोस्ट कोविड पीरियड में चीज़ें इस तरह से गड़बड़ाईं, और उसकी वजह जो है सिर्फ़ इनकी ख़राब स्क्रिप्ट राइटिंग, इनका ख़राब स्टोरी सिलेक्शन, या पूरी तरह से या मैक्सिमम जो है नए उभरते हुए सितारों पर डिपेंड करना, यही बस नहीं था। इसमें ओटीटी का भी बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरह से चीज़ें जो है दर्शकों ने ओटीटी देखने के बाद में उनकी चॉइस बदली, और ओटीटी ने जिस तरह से लोगों को घर बैठ के फ़िल्म देखने का और मर्ज़ी की फ़िल्म देखने का, अलग-अलग भाषाओं की फ़िल्में देखने का विकल्प दे दिया, तो उसने थोड़ा-सा जो है इनको एक झटका दिया। लेकिन अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बना रहता, अच्छी स्क्रिप्ट्स होती, अच्छी कहानियाँ होती, तो चलती। मगर ये जो 2017-18 के बाद से जो खराब स्क्रिप्ट्स भी आई, उनके बारे में भी हमें देख लेना चाहिए। बेवकूफ़ियाँ जैसी फ़िल्म बनाई, क्या आपको याद होगी ये फ़िल्म? सोनम कपूर थी इसमें, आयुष्मान खुराना थे। दावत-ए-इश्क नाम की एक फ़िल्म बनाई थी, क्या आपको याद है? फिर उसके बाद में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी बनाई थी, ये फ़िल्म भी फ्लॉप हो गई। बेफ़िक्रे खुद आदित्य चोपड़ा ने बनाई थी, मोहब्बतें के बाद, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसी दौर में शाहरुख खान की फ़ैन आई थी इनके यहाँ से डबल रोल। अब वो शाहरुख के नाम को जितना आप घिस सकते हैं, वो अलादीन के चिराग जैसा, तो जितना जिन्न निकल जाए पैसे का वो निकाल लीजिए, लेकिन फ़ैन में भी वो मज़ा नहीं था। फिर एक बैंकचोर नाम की फ़िल्म बनाई, कितने लोगों ने देखी, और कितने लोगों को यशराज फ़िल्मों की फ़िल्मोग्राफ़ी याद करते हुए बैंकचोर याद आएगी। कैदी बैंड बनाई, ये एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, खराब कहानियाँ, खराब स्क्रिप्ट राइटिंग, खराब म्यूज़िक, खराब डायरेक्शन, ये सारे इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार थे। तो ऐसी-ऐसी फ़िल्में बनाई हैं कि पूछिए मत। और ये जो फ़िल्में मैंने आपको बताई, ये प्री कोविड है। मतलब ये लड़खड़ाहट जो है वहीं से दिखाई देने लगी थी। और पोस्ट कोविड का मामला जो है वो तो फिर आप देखिए, संदीप और पिंकी फरार, क्या आपने ये फ़िल्म देखी है? क्या आपको इस फ़िल्म के स्टार कास्ट पता है? ये बड़ी लुढ़कते-पुढ़कते ये फ़िल्म बनी थी। बंटी और बबली 2, बंटी और बबली ने तो काफ़ी शोर मचाया था, बंटी और बबली 2। जयेश भाई जोरदार, रणवीर सिंह का करियर यहाँ से हिल गया, जितनी मेहनत उन्होंने इस फ़िल्म से पहले की थी, वो यहाँ से जो एक पूरी तरह से लड़खड़ा गए। अब जाके धुरंधर में जाके थोड़ा-सा मामला उनका सेटल हुआ है। इस बीच अक्षय कुमार को लेके आए, सम्राट पृथ्वीराज बनाई। अब वो नकली मूँछों का मामला ऐसा चल पड़ा उसमें कि दर्शकों ने इसको बुरी तरह से खारिज कर दिया। शमशेरा का ज़िक्र मैंने आपसे किया, रणबीर कपूर के साथ डबल रोल में फ़िल्म बनाई, बिल्कुल नहीं चली। द ग्रेट इंडियन फैमिली, मुझे नहीं लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को ये फ़िल्म याद होगी कि कब आई, कब गई और कौन था इस फ़िल्म में। वार 2 का हाल आप जानते ही हैं। मर्दानी 3 भी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अंडर परफ़ॉर्म कर रही है ये फ़िल्म। तो कुल मिला के जो है यशराज फ़िल्म्स का जो रिकॉर्ड है, साल 2010 का जो ये जो दशक है, 2010 वाला, इसमें चीज़ें ठीक शुरू हो रही थी। जो एक लेगेसी मिली थी यश चोपड़ा साहब की, आदित्य चोपड़ा उसको जो है वो ठीक लेके चल रहे थे। लेकिन उसमें बात वही थी कि जो यशराज फ़िल्म्स की जो पहचान थी, रोमांटिक फ़िल्मों की, पारिवारिक फ़िल्मों की, थोड़ा-सा उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल वाला तड़का भी लग जाया करता था, एक आध बिकनी वाला गाना भी आ जाता था हीरोइन के साथ में, वो फ़ॉर्मूले चल रहे थे। लेकिन यश चोपड़ा साहब के गुज़रने के बाद में जब आदित्य चोपड़ा के हाथ में सारी चीज़ें आईं, और उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस होके ये कि भाई सिर्फ़ ब्रांड चलेगा और हम कुछ भी दिखाएँगे, वहाँ से चीज़ें जो है लड़खड़ाना शुरू हुई, और अब जो है ज़बरदस्त रूप से वो आपको उतार जो है उसका नज़र आता है। नए चेहरों को लॉन्च किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बने भी। रणवीर सिंह आप देख लीजिए, भूमि पेडनेकर हालाँकि इधर फ्लॉप हैं, उन्होंने बहुत खराब-खराब काम भी किया है, लेकिन फिर भी ठीक है, उन्होंने अपनी जगह बना ली।
अनुष्का शर्मा, उन्होंने भी एक ठीक-ठाक इनिंग खेली, अब एक तरीके से वो रिटायर हैं। वाणी कपूर को लेकर आए थे, वाणी कपूर जो है बुरी तरह से, मतलब पहली फ़िल्म जो थी शुद्ध देसी रोमांस, लोगों को उनका चेहरा बड़ा खूबसूरत लगा, लोगों को लगा कि एक इंडियन फेस लेके आए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो भी अपने चेहरे पर एक्सपेरिमेंट किए या जो उनसे कहा गया कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें, उस एक्सपेरिमेंट ने उनका करियर ही एक तरीके से आप कह सकते हैं तबाह कर दिया। वो अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं और कहीं किसी जगह पर वो स्टैंड नहीं करती हैं। तो ये हाल हो गया यशराज फ़िल्म्स का। और आज जैसे मैंने कहा कि अब इन फ़िल्मों की जो आ चुकी हैं उनकी छोड़िए, इनफैक्ट जो फ्यूचर है वो भी जो है बहुत ऐसा आपको नहीं दिखता है कि बहुत ब्राइट हो, क्योंकि जिस तरह से फ़िल्में या तो जो हैं बंद हो गई हैं या फिर बजट के इश्यूज़ की वजह से जो है वो कहीं न कहीं जो है डामाडोल मामला है। अब जिन फ़िल्मों की बात है, एक और सोचने वाली बात है कि अब जैसा कि सिनेमा का ट्रेंड बदल गया, दर्शकों की रुचि बदल गई। पिछले दिनों एक खबर थी, यूके के साथ 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ शूट करने का समझौता किया है यशराज फ़िल्म्स ने। ये खबर याद होगी आपको। यशराज फ़िल्म्स शायद इंग्लैंड के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे और तब यूके और यशराज के बीच में ये एक ट्रेड डील हुई थी और ये था कि भाई वहाँ पे यशराज फ़िल्म शूट करेगा तो यूके में लगभग 3000 जॉब्स क्रिएट होंगे। अब हिंदुस्तान में जो बेरोज़गारी है उसका तो छोड़िए, ये वहाँ जाएँगे जॉब क्रिएट करने के लिए। खबर यही बता रही है। तो ये यूके की इकोनॉमी बूस्ट होगी उससे, वहाँ यूके में जो है जॉब क्रिएट होंगे। लेकिन आप सोचिए कि पिछले 10 साल में देखिए जो बहुत सबसे बड़ा चेंज आया है, ये जो नकली एनआरआई सिनेमा था, इसको दर्शकों ने बहुत बुरी तरह से खारिज किया है और एक तरफ साइड पटक दिया है। अब देसी कहानियाँ ढूँढी जा रही है, अब ज़मीन से जुड़ी कहानियाँ, हमारी मिट्टी की कहानियाँ। ऐसे में अगर यशराज फ़िल्म्स यूके जाता है, तो निश्चित रूप से वो एनआरआई वाली कहानियाँ होंगी या फिर ऐसी कहानियाँ जो कहने को यहाँ से शुरू होंगी और जाके वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे शादी वाले ड्रामे हुए हैं, जो एक सिंपल फ़ॉर्मूला होता है कि हीरो या हीरोइन वहाँ चला गया, फिर पीछे-पीछे दूसरा भी चला गया और पूरी फैमिली भी चली गई और वहाँ रहने वालों का कोई ड्रामा। अब ये सारी ऐसे समय में जबकि यशराज फ़िल्म्स का स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट, स्टोरी डिपार्टमेंट बुरी तरह से कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो 3 फ़िल्में जो हैं वो यूके में प्रोड्यूस की जाएगी जो इनकी डील का हिस्सा है। अब ये फ़िल्में कितना चलेंगी, क्या चलेंगी, ये तो कहा नहीं जा सकता। तो ये क्या अच्छी स्ट्रैटेजी है? जब दर्शक यहाँ की लोकल कहानियों की डिमांड कर रहे हैं, आप विदेश में जाएँ। ठीक है, आपके आर्थिक जो कंपनी के या जो आपके व्यक्तिगत जो भी हित अहित हो सकते हैं वो है। लेकिन इससे क्या बॉलीवुड का जो सिनेमा है उसको कुछ मिलने जा रहा है? या जो इस वक़्त ट्रेंड चल रहा है, जो स्थिति चल रही फ़िल्मों की कि बॉक्स ऑफिस पर आपको लगातार जो है न केवल बड़े बजट की बल्कि मीडियम बजट की फ़िल्में भी जो हैं चलानी हैं, जो कि आजकल नहीं चल रही। यशराज फ़िल्म से उम्मीद की जा सकती थी कि शायद वो पुराने जो उनका तरीका है काम करने का, उनकी कहानियों के सिलेक्शन का, जिसमें अच्छा म्यूज़िक होता है, अच्छी लव स्टोरी होती है, वो सारा करेंगे। लेकिन यहाँ तो पहली डील तो वही जो है पूरा करना होगी आपको, कि जो यूके के साथ में आपने डील की है कि 3 फ़िल्में वहाँ बनाएँगे। तो ये कई सारी चीज़ें, तो जो सबसे बड़ा जो है कंटेंट का जो पतन हुआ है यशराज फ़िल्म्स के, वो उसने जो है इस प्रोडक्शन हाउस को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है कि राइटिंग जो है वही इस सिनेमा की बैकबोन है और कितना इन लोगों का राइटिंग को लेकर ध्यान है वो समझा जा सकता है इनकी फ़िल्मों को देखकर। अब आदित्य चोपड़ा का नाम जो है वो राइटर के रूप में आता है। इधर की जो फ़िल्में आप देखिए, एक आध फ़िल्म मुझे याद आ रही शायद टाइगर जो थी या इसमें सैयारा में भी। तो अब ये देखिए कि प्रोड्यूसर जो है वो राइटर भी है। सिर्फ़ राइटर नहीं है, अब वो डायरेक्टर भी है, कहने के लिए नाम आता है। जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो नाम मात्र के लिए बचा है, जो डायरेक्टर है। तो राइटर भी वही है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी वही है, उसी की चलेगी। पृथ्वीराज जो फ्लॉप हुई है, अब अगर अंदर जो चर्चाएँ चलती है तो उसका मामला यही है कि भाई ठीक है, जो प्रोड्यूसर चाहेगा, जैसा प्रोडक्शन हाउस चाहेगा। तो विज़न जो है डायरेक्टर का नहीं है, विज़न अब प्रोड्यूसर का है और प्रोडक्शन हाउस का है। तो ये स्थितियाँ हैं। और दूसरी एक जो चीज़ हुई है बॉलीवुड में भी हम देख रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर यशराज के मामले में हम बात करें, फ्रेंचाइज़ी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। वार फ़िल्मों की आप फ्रेंचाइज़ी ले लीजिए, धूम फ़िल्मों की ले लीजिए, कि सारा कुछ उसमें लगाएँगे। सारे तरफ से अपने दिमाग के दरवाज़े बंद कर लिए, पूरा फ़ोकस इन फ्रेंचाइज़ी फ़िल्मों पर रखिए। क्योंकि इसमें थोड़ा-सा गारंटी ज़्यादा है चलने की, क्योंकि लोगों ने 1 देखा था, 2 देखा था, तो वो कनेक्ट जो है, वो नॉस्टैल्जिया जो है, वो उनको फिर से थिएटर्स में लाएगा। लेकिन टाइगर 3 में भी ये बात फ़ेल हो चुकी है
और वार में तो एकदम औंधे मुँह गिरी है। तो ये जो फ्रेंचाइजी वाला मामला है ये है। और फिर जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस अब शिफ्ट हो गया है। ऑडियंस कहने को वो जो है आप कहिए कि ठीक है ऑडियंस को आप जो देंगे वो देख लेंगे, ये माना जाता है, ये कहा जाता है जो ओवर कॉन्फिडेंट प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर होते हैं, अरे वो तो हम जो देंगे वो देख लेंगे, हमारा स्टार जो देगा वो स्टार के पीछे चले आएंगे। ऐसा नहीं है, अब ऑडियंस शिफ्ट हो गया है, उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, 24/7 है। और सिर्फ हिंदी नहीं, अब तो उसके सामने दुनिया भर की सारी भाषाएं खुली हुई है। और जिस तरह से सोशल मीडिया में चीज़ें जो हैं, लोग जो भी अच्छा देखा या बुरा देखा वो लोगों के साथ बाकायदा शेयर करते हैं और उस तरह से चीज़ें चल जाती हैं। तो ये जो ऑडियंस का शिफ्ट हुआ है और जो OTT है उसने वाकई मुश्किल में तो डाला ही है। अब सोचने वाली बात जो है वो आदित्य चोपड़ा के लिए है कि क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि भाई वो अच्छी कहानियाँ लेके आएँ, स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट जो है अपना मजबूत बनाए, क्रिएटिव लोगों को जोड़ें जो जेन्युइन राइटर्स हैं। फर्जी राइटर बहुत हैं बॉलीवुड में, मतलब जो एक्टिंग करने आते हैं वो राइटर बन जाते हैं, जो डायरेक्टर बनने आते हैं वो राइटर बन जाते हैं, कोई भी आता है वो डायरेक्टर जो है वो राइटर बन जाता है। जबकि राइटिंग जो है बहुत स्पेशलाइज्ड काम है, बहुत स्पेसिफिक उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है। पर ये चीज़ें शायद इनके समझ में नहीं आती हैं। तो स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग सबसे पहले तो इसको संभालना होगा। साथ ही ये देखना होगा कि यशराज फिल्म्स की जो पहचान रही है दर्शकों के बीच में, वो किस चीज़ को लेकर रही है। सिनेमा जो है उसका फैमिली ऑडियंस का सिनेमा, अच्छी लव स्टोरीज़, अच्छा म्यूज़िक, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। ना कि ये कि जो आप फ्रेंचाइजी फ़िल्म है उसको बनाते रहिए या फ़ॉर्मूले बनाते रहिए, या फिर किसी ने आपको कोई भी आइडिया दे दिया और आपने कहा हाँ ये बढ़िया है, शायद ये जेन ज़ी देख लेगी या ऑडियंस यही चाहता है। तो ऑडियंस की नब्ज़ जो है उसको पढ़ना एक बार जो है फिर से सीखना पड़ेगा। तो कंटेंट जो है सबसे ज़रूरी है। स्टार पावर आज की डेट में कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। ये किसी को कितना ही बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि स्टार पावर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब कोई दर्शक इसलिए नहीं देखने जाते। हो सकता है एक आध दिन 2 दिन आपको नज़र आ जाए कि किसी खास स्टार के लिए कि भाई ये बहुत बड़ा सितारा है, इसको देखने 1 दिन 2 दिन आ गए, लेकिन कंटेंट ख़राब होता है तो दूसरे ही शो से उसका आप असर जो है वो देख सकते हैं। तो आप नए टैलेंट के साथ काम कीजिए और सबसे बढ़िया चीज़, सबसे पहली चीज़, अच्छी कहानी, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा म्यूज़िक, जो कि यशराज फिल्म्स की कभी ताकत हुआ करता था और अब नहीं है, बिल्कुल मतलब बहुत वीक हो चुका है। और ये फ्रेंचाइजी फिल्मों का मोह जो है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी फिल्में जो हैं वो एक तरीके का आप कहिए कि शॉर्टकट है, और सिनेमा में शॉर्टकट ना कभी चला है ना कभी चलेगा। कभी कोई दौर आ सकता है, वो एक अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं, कई सारे दर्शक जो हमारे जुड़े हैं, लेकिन मैं इसको यूट्यूब से लाइव कर रहा हूँ डायरेक्ट। मैं स्ट्रीम जो दूसरा ऐप होता है उससे नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें वो फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि इसमें कमेंट कैसे लिए जा सकते हैं। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि शायद अगर हो सकता है तो जब मैं ऐप से करता हूँ तब तो दिखाई देती हैं चीज़ें। जब मैं ऐप से करता हूँ तब तो दिखाई देती हैं चीज़ें। हाँ, नहीं मुझे समझना पड़ेगा इसे, या कि कैसे इसको लिया जा सकता है। लेकिन आपके जितने भी कमेंट्स आपने किए हैं वो यहाँ प्रॉपर लाइव के दौरान जो है वो सारे के सारे विजिबल हैं, उनको यहाँ देखा जा सकता है। मैं लगातार इसको थोड़ा देखने की कोशिश में कि कैसे आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं स्क्रीन पर ले सकता हूँ। लेकिन आप ज़रूर जो कमेंट्स आपने किए हैं वो तो मैं देखूंगा ही इधर। लेकिन आपको इस लाइव के बारे में, या ये जो सब्जेक्ट है कि यशराज फिल्म्स को आखिर कौन बर्बाद कर रहा है, कैसे ये बर्बाद हो रहा है कि उसकी फिल्में जो हैं कैंसिल हो रही हैं, उसके बजट के इश्यूज़ हैं, कैसे वो इन सब से उबर सकता है। तो आप अपनी राय जो है यहाँ नीचे वीडियो में इस लाइव के बाद भी आप लिख सकते हैं, और जो साथी दर्शक हमारे लाइव के बाद में इसके वीडियो में कन्वर्ट हो जाने के बाद में देखेंगे, उनसे भी मैं कहूँगा कि अपनी राय ज़रूर यहाँ दें। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव या वीडियो में। शुभ रात्रि, नमस्कार।